नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट ओम शंकर और आज हम उस देश की बात करेंगे जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन जहां की मुद्रा कागज के टुकड़ों से भी सस्ती हो चुकी है। कल्पना कीजिए, 3 जनवरी 2026 की एक सर्द रात। वाशिंगटन के ओवल ऑफिस में एक फाइल पर हस्ताक्षर होते हैं और कुछ ही घंटों बाद कैरेबियन सागर की लहरों को चीरते हुए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में उतरते हैं। बिना किसी औपचारिक युद्ध की घोषणा के एक देश के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया जाता है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये पिछले कुछ हफ्तों की हकीकत है। आज का एपिसोड वेनेजुएला संकट पर है, लेकिन ये सिर्फ एक देश के पतन की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस ग्रेट गेम की जहां रूस की जिद, चीन का कर्ज, अमेरिका का वर्चस्व और भारत की ऊर्जा सुरक्षा सब एक साथ टकरा रहे हैं। इस खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़ना होगा। 1990 के दशक के अंत में एक करिश्माई नेता उभरा, ह्यूगो चावेज। उसने 21वीं सदी के समाजवाद का सपना दिखाया। उस समय तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। चावेज ने तेल से मिले अरबों डॉलर को शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया। दुनिया को लगा कि वेनेजुएला एक मॉडल बन रहा है, लेकिन राजनीति में एक सिद्धांत है जिसे हम रियलिज्म यानी यथार्थवाद कहते हैं। संसाधन आपकी ताकत हो सकते हैं, लेकिन उन पर अत्यधिक निर्भरता आपकी कमजोरी। चावेज ने वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था को केवल तेल के भरोसे छोड़ दिया। और जब 2013 में चावेज की मौत हुई और निकोलस मादुरो सत्ता में आए, तब तक तेल की कीमतें गिर चुकी थी। यहीं से शुरू हुआ टर्निंग पॉइंट। मादुरो ने लोकतंत्र के बजाय दमन का रास्ता चुना। देखते ही देखते जो देश लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर सितारा था, वहां हाइपरइन्फ्लेशन इतना बढ़ा कि 1 किलो ब्रेड खरीदने के लिए झोला भरकर नोट ले जाने पड़ने लगे। 80 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए। ये मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण था। अब जरा सोचिए, अगर आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन होते तो आप क्या करते? रूस ने देखा कि वेनेजुएला अमेरिका के पिछवाड़े, बैकयार्ड में है। रूस ने वहां अरबों डॉलर निवेश किए, अपनी वैगन ग्रुप की सेना भेजी और मादुरो को सुरक्षा कवच दिया। क्यों? ताकि वह अमेरिका को उसी के इलाके में चुनौती दे सके। दूसरी तरफ चीन है। चीन ने वेनेजुएला को 60 अरब डॉलर का कर्ज दिया। एक ऐसी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कर्ज के जाल की कूटनीति, जहां तेल के बदले कर्ज चुकाया जाना था। चीन के लिए यह वैचारिक नहीं, बल्कि एक शुद्ध इकोनॉमिक कंपल्शन है। और अमेरिका के लिए यह मॉनरो डॉक्ट्रिन का सवाल है, यानी पश्चिमी गोलार्ध में किसी बाहरी ताकत का दखल उसे बर्दाश्त नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अनविलिंग और अनेबल सिद्धांत का हवाला देकर मादुरो को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि नियमों पर आधारित व्यवस्था अब बदल रही है। अब ताकत ही हकीकत है। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप एक छोटे देश के नेता होते और देखते कि एक महाशक्ति आपके पड़ोसी देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले गई, तो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर भरोसा करते या अपनी सेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की सोचते? अब बात करते हैं भारत की। भारत इस संकट को कैसे देख रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़े नपेतुले शब्दों में कहा कि हम चिंतित हैं, लेकिन इस चिंता के पीछे गहरी कूटनीति है। वेनेजुएला का मियरी कच्चा तेल भारत की रिलायंस और ओएनजीसी जैसी रिफाइनरीज के लिए तकनीकी रूप से सबसे उपयुक्त है। हमारे करोड़ों डॉलर वहां जॉम्बी एसेट्स के रूप में फंसे हैं। भारत के लिए ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का इम्तिहान है। हम न तो अमेरिका को नाराज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और नहीं हम रूस और ग्लोबल साउथ के देशों का साथ छोड़ सकते हैं, जो इस अमेरिकी कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन मान रहे हैं। भारत की चुप्पी असल में एक रणनीतिक धैर्य, स्ट्रैटेजिक पेशेंस है। हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वहां स्थिरता आए
और हम अपने फंसे हुए निवेश को निकाल सकें और अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। आज वेनेजुएला एक चौराहे पर खड़ा है। मादुरो न्यूयॉर्क की जेल में है। उनकी जगह अंतरिम सरकार आ गई है। लेकिन क्या शांति आएगी? खतरा यह है कि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का लीबिया न बन जाए, जहां सत्ता के केंद्र बिखर जाएं और गृह युद्ध छिड़ जाए। अवसर यह है कि अगर लोकतांत्रिक स्थिरता आती है तो दुनिया को तेल का एक नया और सस्ता विकल्प मिल सकता है, जिससे वैश्विक महंगाई कम हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या अब दुनिया में माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर वापस आ गया है? अगर संप्रभुता की दीवारें इतनी कमजोर है कि उन्हें एक रात के ऑपरेशन में गिराया जा सकता है, तो अगला नंबर किसका होगा? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी ही गुप्त संधि की जो एशिया के नक्शे को बदलने वाली है। तब तक के लिए इस खेल की बारीकियां समझते रहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। होते हैं तो सिर्फ स्थायी हित। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये कदम दुनिया को सुरक्षित बनाएगा या और भी अराजक? अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।